नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज हफ्ते के आखिरी दिन किस तरह का कारोबार रहा और सोमवार को जब हम वापस लौटेंगे, बाजार खुलेगा, फिर किस तरह की तैयारी आपको करनी है मार्केट के लिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ये पूरा हफ्ता हमने देखा कि खबरें काफ़ी थी, खबरों के चलते एक्शन काफ़ी दिखा, लेकिन इंडेक्स में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखा। वहाँ पर एक्शन क्या मिसिंग था और हमने देखा दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आया मार्केट इस पूरे हफ्ते। लेकिन आज की बात करें तो बाजार में हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी थी। निफ्टी में अगर हम देखें तो 80 अंक नीचे क्लोज हुआ निफ्टी, लेकिन दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में आज अच्छी तेजी थी। 42,500 के ऊपर की क्लोजिंग वहां पर देखने को मिली, 177 अंक ऊपर। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे अगर तो जो गिरने वाले शेयर्स थे उनकी तादाद आज ज्यादा थी। लगभग हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने दो शेयर्स ऐसे थे जो कि कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। तो डिक्लाइंस वाले शेयर्स आज ज़्यादा थे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखेंगे तो मंदी वाले आज मंदियों का जो पलड़ा था वो भारी था आज दिन भर बाजार में। और ऐसा ही कुछ आज हमने इंडेक्स में भी देखा। जो दबाव दिखा आज बाजार में वो मेटल, रियल्टी और एफएमसीजी शेयरों की तरफ से ज़्यादा दिखा। और आज का टॉप लूजर था HUL। यहाँ पर नतीजे आए, नतीजे तो अच्छे थे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रॉयल्टी बढ़ाने का जो घोषणा की कंपनी ने उसके बाद शेयर में कमजोरी बढ़ी और हमने देखा कि 4% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर बना ये स्टॉक। तो शेयर होल्डर्स को ये जो घोषणा थी वो पसंद नहीं आई। हिंदुस्तान जिंक ने भी एक घोषणा की थी। यहाँ पर वेदांता के जिंक एसेट खरीदने का फैसला निकल कर आया, जिसमें कि वेदांता तो चढ़ा करीब 2%, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में आज हमने देखा कि 7% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी खबरें थी जिसका कि असर आज हमने मार्केट में देखा। HDFC लाइफ के नतीजे आए, नतीजे आने के बाद हमने देखा कि 2.5% की गिरावट वहाँ पर देखने को मिली। कुछ और निफ्टी गेनर्स पर अगर नजर डालें तो आज मजबूती थी कोल इंडिया में। कोल इंडिया में हम देख रहे हैं कि लगातार पूरे हफ्ते तेजी बनी हुई थी और आज भी 1.25% ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ। पावर ग्रिड मजबूत था आज। HDFC बैंक में आज अच्छी तेजी थी जिसने कि निफ्टी बैंक को भी लीड किया और 1% की मजबूती यहाँ पर दिखी। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, दोनों ही HDFC स्टॉक्स ट्विंस में आज हमने मजबूती देखी। FMCG ओवरऑल स्पेस तो कमजोर था, लेकिन ITC में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। वहीं कमजोर साइड में देखें तो HUL के अलावा एशियन पेंट्स आज नीचे था। यहाँ पर भी नतीजे कमजोर आए और आगे की कमेंट्री भी थोड़ी कमजोर नजर आई थी। मैनेजमेंट कॉशियस था मार्जिन को लेकर, जिसके चलते आज हमने 2.5% से ज्यादा की गिरावट एशियन पेंट्स में देखी। बजाज फाइनेंस में गिरावट नहीं थम रही है और यहाँ पर भी हमने 2.5% की कमजोरी देखी। इसके अलावा JSW स्टील, नेस्ले, HDFC लाइफ और इंश्योरेंस स्पेस भी आज कमजोर था और HDFC लाइफ, SBI लाइफ दोनों में ही करीब 2% से ज्यादा की वीकनेस आज के दिन देखने को मिली है। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर नजर डालें तो आज हमने देखा कि सरकारी बैंकों में भी लगातार दूसरे दिन तेजी थी और उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI ने लीड किया। इसके अलावा बाकी जितने भी सेक्टर्स थे वो आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे अगर बैंकों को छोड़ दे तो। FMCG नीचे था। मेटल आज लगातार दूसरे दिन हमने देखा यहाँ पर कमजोरी थी, जिसमें कि हिंडाल्को और JSW स्टील ये टॉप लूजर थे। फार्मा में लगातार दूसरे दिन गिरावट थी, जिसमें कि बायोकॉन, लॉरस लैब्स जैसे स्टॉक्स टॉप लूजर थे। रियल्टी शेयरों में गिरावट थी और गोदरेज प्रॉपर्टीज और DLF में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और ऑटो में लगातार तीसरा दिन था जब हमने वीकनेस देखी। टाटा मोटर्स में तो अच्छी तेजी थी आज, लेकिन TVS मोटर्स, संवर्धना मदरसन, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे ऑटो स्पेस से जहां पर की वीकनेस ज्यादा थी। और निफ्टी में हमने देखा कि लगातार कमजोरी हावी, उसमें मिड कैप IT स्टॉक्स जो हैं वहां पर वीकनेस दिखी हमें। L&T टेक्नोलॉजीज और एम्फेसिस जैसे स्टॉक्स इस बीच टॉप लूजर बनकर आए। तो ये था आज मार्केट का एक्शन। और आज हमने देखा कि आज भी पूरा दिन दायरे में ही बाजार कारोबार करता हुआ नजर आया। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी था, लेकिन अब माना जा रहा है कि बजट तक इसी रेंज में मार्केट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में आज अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। चलिए अब एक्सपर्ट को भी शामिल करते हैं और उनसे समझेंगे कि अगले हफ्ते किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, शुरुआत कैसी करनी चाहिए। और बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एडवाइजर के आशीष महेश्वरी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ये जो पूरा हफ्ता गया है बाजार का, कैसा रीड किया आपने, और फिर सोमवार को जब हम खुलेंगे तो किस तरह के लेवल्स को आप वॉच करेंगे?
देखिए, क्योंकि अब ये कि रिजल्ट सीजन चल रहा है और बिल्कुल मिड उस पर आ गया है, मिड टाइम पर, तो जो वोलेटिलिटी इस टाइम हमेशा बाजारों में रहती है और वो ही देखने को मिल रही है। दूसरी बात ये हो रही है कि जो उन कंपनियों के नतीजे उम्मीद से खराब आ रहे हैं उनमें काफ़ी पनिशमेंट मार्केट दे रहा है, और जिनके इन लाइन आ रहे हैं वहां पर भी थोड़े मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है हायर लेवल पे। तो मेरा मानना है जो बाजारों में वोलेटिलिटी बनी हुई है ये आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि एफआईज की तरफ से हर राइज पे हमने देखा है कि थोड़ा सा लिक्विडेशन स्टॉक्स में आ रहा है, क्योंकि जो दूसरे पीयर मार्केट्स हैं जहाँ पे काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस पिछले साल रहा है, तो पैसा थोड़ा सा वहां पर शिफ्ट हो रहा है। तो इस सप्ताह में जो वोलेटिलिटी देखी मेरा मानना है अगले वीक भी जारी रहेगी, और ये वैसे भी रिजल्ट हैवी वीकेंड है। रिलायंस, आईसीआईसीआई, कोटक जैसे दिग्गजों के नतीजे हैं जो इंडेक्स हैवी वेट भी हैं। तो मंडे जब हम ओपन होंगे तो इन सबके नतीजे भी आ चुके होंगे, तो बाजार जरूर वोलेटाइल रहेगा इन स्टॉक्स में जो मूवमेंट आएगा उनको देखते हुए। बट फिर भी मेरा मानना है बैंकिंग एज अ सेक्टर एक थोड़ा सा बॉटम आउट हो रहा है, और शायद अगले सप्ताह निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। तो काफ़ी बड़े नतीजे आएंगे जिस पर कि बाजार की नज़र रहेगी और मार्केट उस पर रिएक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। और हम देखेंगे अभी आज रिलायंस के भी नतीजे आज आने वाले हैं। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, रिलायंस के नंबर्स के पहले हमने देखा कि स्टॉक में आज वीकनेस थी। नतीजों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और नतीजों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप क्या वॉच करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि ईयर ओवर ईयर तो थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, बट क्वार्टर ओवर क्वार्टर अच्छे नतीजे आएंगे। ओवरऑल टॉप लाइन भी मेरा मानना है कि डबल डिजिट में ग्रोथ देखने को मिलेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी 17,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा इस क्वार्टर में यहाँ देखने को मिल सकता है। अब जो बेसिक फीचर्स हैं कि रिलायंस के जो रिजल्ट में कि O2C में क्या मार्जिन है, तो मेरा मानना है काफी स्टेबल पेट कैप मार्जिन से यहाँ पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ। रिफाइनिंग मार्जिन में भी काफी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। रिटेल जो है वो एक सरप्राइज कर सकता है, क्योंकि रिटेल का जो उनका एक्सपेंशन हो रहा है वो एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर रहने वाला है। और ऐसे टेलीकॉम में चूंकि एक ब्रॉडबैंड का भी उनका जो बिजनेस है वो भी काफी फ्लरिश कर रहा है, तो वहां पे ARPU भी मेरा मानना है करीब 180 रुपए पर सब्सक्राइबर तक जा सकता है। पर चूंकि कोई बहुत ऐसे ट्रिगर नहीं है स्टॉक में और इन लाइन नंबर्स हैं, तो हमने देखा कि आज स्टॉक में थोड़ा मुनाफा वसूली भी थी, और मुझे लगता है रिजल्ट के आने के बाद भी स्टॉक सबड्यूड रहेगा, क्योंकि अभी कोई बड़े अनाउंसमेंट या बड़े ट्रिगर इस क्वार्टरली नंबर्स के बाद आएंगे ऐसा मेरा मानना नहीं है। तो थोड़ा सा बियर इशू में रिलायंस को लेकर। ठीक है, तो रिलायंस को लेकर थोड़ा बेरिश व्यू। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर भी फोकस करते हैं। इस बीच सरकार फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए DBT के पायलट की तैयारी पूरी कर ली है। जल्द स्कीम का पायलट भी शुरू होगा। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सब्सिडी की अदायगी के लिए DBT स्कीम की शुरुआत करना चाहती है, और अब उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट करने पर सहमति बन गई है। दरअसल कर्नाटक गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट करने पर रजामंदी दे दी है, और इसके लिए जो जरूरी इंतजाम है वो भी कर लिया गया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कर्नाटक सरकार ने एक्चुअल फार्मर्स की जानकारी जुटा ली है। कौन लैंड ओनर है, कौन टेनेंट फार्मर्स है, उसकी जानकारी जो है आधार नंबर के साथ जुटा लिए गए हैं, और अब जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी इस स्कीम के लिए। इसके प्रस्ताव के हिसाब से, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, जो लैंड ओनर है उसको इस बात का विकल्प दिया जाएगा कि वो अपने सहित 5 लोगों के नाम अधिकृत कर सकता है आधार नंबर के साथ, जिसको कि फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट दिया जाएगा। संबंधित लैंड पार्सल पर एक क्रॉप सीजन में 5 ही अधिकृत व्यक्ति में से कोई एक ही व्यक्ति फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट ले सकता है DBT के थ्रू, और उसका मिलान जो है आधार नंबर के साथ किया जाएगा। अगर किसी साल में टेनेंट फार्मर्स की जो जानकारी है उसमें बदलाव करना है, किसी व्यक्ति का नाम हटाना है और किसी को जोड़ना है, उसकी भी जानकारी आधार नंबर के साथ लैंड ओनर को अपडेट करना होगा। इसका मकसद ये है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी अदायगी में ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, जो एक्चुअल फार्मर है उसी को फर्टिलाइजर सब्सिडी का बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि जो सरकार की फर्टिलाइजर सब्सिडी की अदायगी है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और चालू वित्त वर्ष में ये 2,15,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को भी पार कर सकता है।
बिल्कुल, तो ये थे फर्टिलाइज़र शेयरों से जुड़ी खबर और लगातार हमारी नज़र बनी हुई है इस सेक्टर को लेकर, क्योंकि अक्सर बजट के पहले हम देखते हैं कि फर्टिलाइज़र शेयर, शुगर स्टॉक्स और इंफ्रा स्टॉक्स भी हम देख ही रहे हैं कि ये फोकस में रहते हैं अमूमन। अब आशीष जी, आपकी, अविनाश जी, आपकी क्या राय बन रही है फर्टिलाइज़र स्टॉक्स को लेकर? माफ कीजिएगा आशीष जी, आपकी क्या राय बन रही है फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो डीबीटी यदि आ जाता है तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा फर्टिलाइज़र कंपनियों के लिए, क्योंकि काफ़ी वर्किंग कैपिटल इन लोगों का जो ब्लॉक रहता है सब्सिडी के रियलाइजेशन से सेल्स के बीच में, इस पर काफ़ी कंपनियों को बेनिफिट होगा। बट एक इशू ये है कि इन सारे स्टॉक से वैल्यूएशंस ऑलरेडी हमने काफ़ी रिच वैल्यूएशंस हो गए, काफ़ी स्टॉक बढ़ गए हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी। और प्री बजट की एक जो रैली हमेशा स्टार्ट होती है वो अभी भी मेरा मानना है फर्टिलाइजर में या जो रेलवे स्टॉक्स में अभी शुरू होना अभी भी बाकी है। पर यदि यहाँ पे किसी को बैट लेना है तो मेरा मानना है जीएनएफसी और स्पेक, ये दो मेरे फेवरेट पिक रहेंगे जिस पर बैट की जा सकती है। ओके, ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स हैं, जीएनएफसी पर भी आप नज़र रख सकते हैं। अगला स्टॉक है रैलिस, ये भी आज फोकस में था। रैलिस इंडिया का स्टॉक, आज हमने भारी गिरावट देखी, लेकिन बाजार खत्म होते होते हमने देखा कि निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली और स्टॉक ने हरे निशान में क्लोजिंग दी। लेकिन दिन भर हम देख रहे थे कि स्टॉक में वीकनेस बनी हुई थी, तो इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। सौमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। सौमित, बताइए, रैलिस इंडिया में जो आज गिरावट दिखी उसके पीछे की वजह क्या थी? आप शेयर प्राइस में मूवमेंट देखेंगे तो 1 ईयर हो, 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, कंसिस्टेंटली ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। अब हमने पिछले 24 क्वार्टर के पोस्ट अर्निंग्स परफॉर्मेंस देखा और उससे हमें ये पता चला है कि पिछले 24 क्वार्टर में सिर्फ 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद इनफैक्ट रैलिस इंडिया के शेयर प्राइसेस ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। बाकी 22 टाइम्स ये इसके शेयर प्राइसेस में फॉल देखने को मिला है पोस्ट अर्निंग्स। तो क्या फैक्टर्स है जिसके से ये अंडर परफॉर्मेंस रहा है? पहले तो अगर आप कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो हार्डली कोई स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट्स उनके जेनरिक है। अब जेनरिक प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि कंपटीशन काफ़ी हाई होती है, इसलिए प्राइसेस में काफ़ी उतार चढ़ाव लगा रहता है। अभी रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी फाइनल प्रोडक्ट के, बट जो कंपनी की रॉ मटेरियल है जो ये प्रोडक्ट बनाने में लगती है उसके प्राइसेस में फॉल नहीं थी और इसी कारण हमें मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था रैलिस इंडिया में। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो रैलिस के जो प्लान्स है वो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं है। अब यूजुअली अगर प्लान्स बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नहीं रहते हैं तो मार्जिन स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा होता है कंपनी के लिए और इसी कारण भी कंपनी में अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिला है। अब जैसे कि रिसेंट टाइम्स में रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ चुके थे, बट कंपनी के पास काफ़ी हाई इन्वेंट्री कॉस्ट होने के कारण भी ये कंपनी जो बेनिफिट्स है वो कभी पास ऑन नहीं कर पाई और इसी कारण मार्जिन में फिर भी प्रेशर बना रहा कंपनी के। अब एडवर्स वेदर कंडीशन के कारण भी कंपनी में काफ़ी वीकनेस देखने को मिलती है रिजल्ट्स में। अभी दो इंडिया में अगर हम देखें तो अबाव नॉर्मल मॉनसून था, बट जो मॉनसून था वो अनइवन था और काफ़ी अनसीजनल रेनफॉल्स भी हमें देखने को मिले। इसी कारण कस्टमर्स के पास भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेंट्री बिल्डअप हो चुका था जिसके कारण डिमांड कम हो गए प्रोडक्ट के और रियलाइजेशंस पे भी प्रेशर बनने लगा। उसी के साथ कंपनी की वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे तो अभी भी वैल्यूएशंस जो है वो करीब 20 टाइम्स पीई है, जो कि 5 ईयर एवरेज से थोड़ी ज़्यादा है। 5 ईयर एवरेज कंपनी की वैल्यूएशंस की करीब 19 टाइम्स है और एनालिस्ट की भी आप अगर रेटिंग्स देखेंगे तो कुछ ज़्यादा बुलिश नहीं है एनालिस्ट इस स्टॉक को लेके, क्योंकि सिर्फ 21% ऑफ द एनालिस्ट जो है वो स्टॉक पे बाय रेटिंग रखते हैं और अगर 12 मंथ टारगेट आप देखेंगे तो सिर्फ 3% ज़्यादा है करंट मार्केट प्राइस से कंपनी के। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित ये जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल छोटी अवधि का आउटलुक तो अच्छा नहीं नज़र आ रहा है। कंपनी के पास कोई स्पेशलिटी मॉलिक्यूल भी नहीं है और सिर्फ जेनरिक मॉलिक्यूल है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन ना होने से भी मार्जिन स्थिर नहीं नज़र आ रहा है, तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉक में और दबाव दिख सकता है। पिछले एक हफ्ते में देखिए स्टॉक 7% टूट भी चुका है, लगातार अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक में बना हुआ है। आशीष जी, आपका क्या व्यू बन रहा है रैलिस इंडिया पर? नियर टर्म के लिए तो हमने अभी कुछ फैक्टर्स बताया, भी सौमित हमें बता भी रहे थे कि काफ़ी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसका कि असर प्राइस में दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी कैसी लग रही है आपको?
लॉन्ग टर्म सबसे पहले तो बात ये करना चाहिए क्योंकि क्यों स्टॉक गिर रहा है, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छे फैक्ट्स बताए गए, बट मेरा मानना है जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो बहुत वीक थे। तो हमने देखा लास्ट करस्पॉन्डिंग क्वार्टर का जो मुनाफा 40 करोड़ था, उसे गिर के सिर्फ 22 करोड़ रुपए का मुनाफा रह गया। और बिल्कुल रैलीज एक कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर स्टॉक सेक्टर में दूसरे बेट्स काफ़ी अच्छे हैं जहां पर बेट करके ज़्यादा मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। तो रैलीज अभी भी अवॉइडेबल है इस गिरावट के बाद भी। इस गिरावट के बाद भी अभी भी, क्योंकि गिरावट और बढ़ सकती है यहाँ पर, तो आप अवॉइड ही करिए। बाद में जब एक आध नतीजे आ जाएंगे उसके बाद स्टॉक को वापस रिव्यू करेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने पहुंचे दिग्गज कॉर्पोरेट से उनके बिजनेस प्लान हम समझ रहे हैं, लगातार उनसे बात हो रही है। और इस कड़ी में ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। So, Paytm QR is what UPI QR inherited. So, Paytm's QR became the nation's QR, and now UPI with many other stakeholders. We are very proud of participating in this Asian economy of India. NPCI has done a tremendous good job, and I'm so happy that together with them we do so much of incredible amount of inclusion and innovation on payments. When it comes to the rest of the world, what we are seeing is there are payment and credit combination with commerce is incredibly at an influx movement in our country. Now, international always remains an opportunity to look at it, but not for us in next foreseeable future. I mean, I would rather say that if we even would have thought earlier that sometime we will go international, right now the opportunity is hami hasto. Simple thing. Earlier, when we used to line item wise make money, we would expand another line item of business. Right now, what we are saying is that the core business now has dramatic profitable opportunity. Earlier, we were not sure whether payment will make that much of money. We were not sure whether credit will be accepted by people at a scale that we are looking at it. And now that we've seen it, we are saying that, we don't need to discover newer frontiers to make newer money. We need to actually expand in the core business. That's why. So I'd say that we would continue to invest in newer businesses. But earlier we would go to even newer business, like let's say we did try food delivery business, by the way, at a very small number of time. We partnered with Zomato that time. But now we're like, we don't need to do this. Our partners are doing it. As in, commerce is a good job done by our partners. Let's participate and expand that. Versus now we're saying that payment and credit, which earlier was not sure of whether it'll generate that much amount of contribution margins, profit or not, we are expanding on that. And subscription. Imagine a shopkeeper who does not pay for MDR, UPI MDR, which is subventioned by government. Will that person pay or not? I mean, it was not possible before COVID. So COVID has dramatically changed and expanded our business model. In last 2 years, what has happened is what we as Paytmers, me as entrepreneur, would have not expected. I mean, it's a quantum leap in business model that we see. चलिए वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आशीष जी से समझते हैं कि फंडामेंटल लिहाज से उनको कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। आशीष जी बताइए। जो मुझे पहला स्टॉक पसंद आ रहा है वो है राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। मेरा मानना है गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट अब 58,000 के स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर आ गए हैं। तो जो गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनका मुनाफे में हमें अच्छी ग्रोथ नजर आती है। और मेरा मानना है इस बार जो उनका मुनाफा करीब 1200 करोड़ के आसपास हो करेंगे, जो काफी अच्छी ग्रोथ कही जाएगी पिछले साल में। तो राजेश एक्सपोर्ट बिल्कुल री रेटिंग इस स्टॉक की तय है, तो इस स्टॉक को बाय करना चाहिए। ऐसे ही दूसरा स्टॉक जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो है लॉयड स्टील। ये स्मॉल कैप स्टॉक है, बट ये एक डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ऑयल एंड गैस, स्टील, पावर, इन सारे सेक्टर्स के लिए जो हैवी इक्विपमेंट है वो बनाते हैं। और इसका नाम सिर्फ लॉयड स्टील है, बट प्राइमरीली लॉयड स्टील का काम कंसल्टिंग और डिज़ाइन और फैब्रिकेशन है इक्विपमेंट्स का, और काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक कंपनी के पास में है। तो इस स्टॉक की भी, लॉयड स्टील की भी री रेटिंग यहाँ पे हो रही है, तो इस स्टॉक में भी बाय की सलाह रहेगी। और 26 से 28 रुपए के लक्ष्य इस स्टॉक में जल्दी ही मिल सकते हैं। ठीक है, तो लॉयड स्टील पर नजर रखिए 26 रुपए के टारगेट के लिए।
और राजेश, एक्सपोर्ट भी अच्छा लग रहा है, 950 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।